एक चौराहे पर चमचमाती हुई कार वहां से गुजरने वाली होती है कि तभी रेलवे क्रॉसिंग की वजह से वो कार वहीं पे रुक जाती है और जो ट्रेन का सिग्नल होता है वहीं पे गिर जाता है। और देखते ही देखते जो जाम होता है वो बहुत लंबा हो जाता है और सभी लोग जहाँ के तहाँ रुक जाते हैं। और जैसे ही वो लोग रुकते हैं उसी में जो गाड़ी में सवार होते हैं, जो बैठे होते हैं, उस व्यक्ति का नाम होता है सतपाल सिंह। और वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी को साइड में लगा लो क्योंकि हमें इतनी जल्दी भी नहीं है, जैसे जाम खुलेगा फिर हम चलेंगे। और तभी वहां पे 3-4 महिलाएं भीख मांग रही होती हैं। वो सतपाल सिंह की गाड़ी के पास में आती हैं और बोलती हैं कि बाबूजी हमें कुछ दे दीजिए। और सतपाल सिंह जो होते हैं वो अपने गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और उन महिलाओं को 100-100 रुपए दे देते हैं। तभी एक महिला कुछ दूरी पे वो किसी और से भीख मांग रही होती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि इन लोगों के पास किसी व्यक्ति ने 100-100 रुपए दिए हैं, जरूर ही कोई नेक इंसान होगा, वो तुरंत वहां से भाग के आती है। और आने के बाद उस व्यक्ति के पास जैसे ही आती है, उस गाड़ी के पास, वो गाड़ी का शीशा ऊपर हो चुका होता है और वो उसी शीशे पे ठोकर मारने लगती है और बोलती है कि बाबूजी हमें भी कुछ दे दीजिए क्योंकि आपने हमें तो दिया ही नहीं। लेकिन जैसे ही सतपाल सिंह देखते हैं, आवाज तो अंदर जाती नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि कोई महिला हमारी गाड़ी पे शीशे पे ठोक रही है। वो तुरंत गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और उस महिला को जैसे ही देखते हैं वो बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ। वो महिला बोलती है कि हाँ मैं यहाँ। लेकिन वो जो सतपाल सिंह होते हैं वो तुरंत उस पे सवाल पे सवाल किए जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई और तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम इस चौराहे पे भीख मांग रही हो और इतने गंदे कपड़ों में हो, तुम्हें क्या ऐसी परेशानी आ गई। वो बोलती है कि मैं सब कुछ आपको जवाब दूंगी और सारे आपके सवालों का उत्तर दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरी पहले गाड़ी में आ जाओ। और जैसे ही वो बिना सोचे समझे उस गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन जो भी वहां पे लोग होते हैं वो तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग अपने मन में तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं कि कहीं ये अमीर आदमी इस भिखारी महिला को लेके जा रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे अंजाम बहुत होते हैं और बहुत ही घटनाएं ऐसे ऐसे घटती हैं कि इसकी गरीबी का कोई फायदा ना उठा ले। तभी जो लोग वहां पे होते हैं वो तो तरह तरह के सोचते ही हैं, लेकिन जो उस महिला के ग्रुप की महिलाएं होती हैं, जो 2-3-4 और भीख मांगने वाली होती हैं, वो भी सोचने लगती हैं और बहुत ही मजबूर हो जाती हैं कि आखिर ये इंसान कौन है जो एक भीख मांगने वाली को अपने गाड़ी में बिठा के और लेके जा रहा है। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से, इन लोगों के बीच में कौन सा रिश्ता था और क्या था, और ये लोग एक दूसरे को देखने के बाद तुरंत वो इतना अमीर आदमी उस भिखारी महिला को क्यों अपनी गाड़ी में बिठा लिया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते, प्रणाम, मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक सुनने के बाद एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमें हौसला मिलता है और ऐसी ही पारिवारिक कहानियां आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। आइए आज की कहानी जानते हैं। आज की कहानी यूपी का एक जिला लगता है बलिया, और बलिया में एक गांव है सिकंदरपुर, और वहीं पे एक चौराहा होता है जो रेलवे क्रॉसिंग उस चौराहे पे होती है। और उसी जगह पे एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम सतपाल सिंह होता है। और सतपाल सिंह, मैंने आपको पहले भी बताया, वो सतपाल सिंह होते हैं। और सतपाल सिंह अपनी गाड़ी में बैठ के वो उधर से गुजर ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन का टाइम हो जाता है और ट्रेन आने वाली हो जाती है, और तभी ट्रेन का सिग्नल गिर जाता है और सारे लोग जैसे तैसे जहां के तहां खड़े हो जाते हैं और गाड़ी जहां के तहां रुक जाती है। लेकिन देखते ही देखते जाम जो होता है बहुत ही लंबा हो जाता है और सतपाल सिंह अपने ड्राइवर को बोल देते हैं कि गाड़ी को किनारे में लगा लो, क्योंकि हमें इतनी जल्दी भी नहीं है, हम चलेंगे थोड़ी देर में, जैसे जाम खुलेगा हम निकल चलेंगे। तभी वहां पे 3-4 जो महिलाएं होती हैं वो आती हैं और भीख मांगती हैं, और जो सतपाल सिंह होते हैं वो 100-100 रुपये निकाल के देते हैं। लेकिन वो जो महिला होती है जो दूर से थोड़ी दूर पे खड़ी होती है वो भाग के आती है और उस व्यक्ति को बोलती है कि बाबूजी हमें भी कुछ दे दो, क्योंकि आपने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। वो महिला, जब सतपाल सिंह अपने गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और उस महिला को देखते हैं
तो महिला कोई और नहीं होती है बल्कि उनकी 3 साल पहले उनकी जो तलाकशुदा पत्नी होती है वही आरती होती है। और उसको देखते ही वो बहुत हैरान हो जाते हैं और उस पे सवालों पे सवाल करने लगते हैं, लेकिन वो किसी बात का उत्तर नहीं देती है और वो बोलती है कि हमें कुछ टाइम चाहिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। जो सतपाल सिंह होते हैं वो अपनी गाड़ी में अपनी पत्नी को बिठाते हैं और वहां से चल देते हैं। जाने के बाद थोड़ी दूर पे एक दुकान होटल टाइप की पड़ती है और उसी होटल में रुकते हैं और अपनी पत्नी को लेके वहां पे पहले तो कुछ खिलाते पिलाते हैं। खिलाने के बाद वो बोलते हैं अपने ड्राइवर से कि पहले जाओ एक साड़ी और एक चप्पल अच्छे से लेके आओ और इसके बाद फिर हम चलेंगे। और वो ड्राइवर जाता है और उस महिला के लिए एक साड़ी और एक चप्पल भी लेके आता है। ले आने के बाद अपनी पत्नी से बोलते हैं कि साड़ी लो और ये चप्पल, जाके अंदर नहाने वाला बाथरूम है वहीं पे नहा के और एक कपड़े पहन के आना। वो जैसे ही अंदर जाती है और नहाती है, नहाने के बाद वो बाहर आती है साड़ी पहन के। जो सतपाल सिंह होते हैं वो देखते ही रह जाते हैं, उनकी नज़र आरती से हटती ही नहीं है और वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। तभी कुछ ही देर के बाद उनका ड्राइवर बोलता है कि साहब हमें चलना चाहिए। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ हमें चलना चाहिए, लेकिन वो आरती से बोलते हैं कि आरती ये सब कैसे हो गया। वो बोलती है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी लेकिन अभी नहीं और यहाँ पे नहीं। वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना पता बताते जाओ और अपना पता लिख के हमें दे दो। वो तुरंत एक पर्चे पे अपना पता लिख करके दे देती है और बोलते हैं सतपाल सिंह की मैं थोड़ा दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, लेकिन जैसे ही मैं वहां से लौटूंगा मैं तुमसे मुलाकात जरूर करूंगा और इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारा एड्रेस मांगा। वो बोलती है कि ठीक है और तभी वो वहां से चले जाते हैं। और ये जो आरती होती है ये भी अपने घर पे चली जाती है, जहाँ एक किराए से एक छोटा सा रूम ली होती है वहीं पे चली जाती है। और अब जैसे ही रात होती है अब आरती को भी नींद नहीं आती है, क्योंकि वो सतपाल सिंह के बारे में सोचती रहती है और करवट बदल बदल के किसी तरह सुबह होता है। और उधर जो सतपाल सिंह होते हैं उनकी भी यही हालत होती है, उनको भी बस होता है कि किसी तरह काम अपना निपटा के, और वो कोशिश भी करते हैं कि किसी तरह आज ही मेरा सारा काम हो जाए और मैं सुबह आरती से मिलूं। और रात भर किसी तरह करके उनको नींद आती है और वो सुबह होते ही वो तुरंत अपना सारा काम खत्म करके वो वहां से चल देते हैं। और जब यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद जब उस बताए हुए लिखे हुए एड्रेस पहुंचते हैं, जब वहां जाते हैं तो पता लगता है कि आरती अपने रूम में नहीं है। और जो अगल बगल के लोग होते हैं वो बताते हैं कि फिर से वो अपने काम पे चली गई है और भीख मांगती है, वो वहीं पे भीख मांगने चली गई है। जो सतपाल सिंह होते हैं उनको पता होता है कि वो चौराहे पे ही भीख मांग रही थी और वहीं पे मुझे मिली थी, और वो तुरंत वहीं पे चले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद वो आरती से मिलते हैं और आरती को फिर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और फिर उसी रूम पे लेके आते हैं जहाँ पे वो आरती अपने छोटे से घर में रह रही होती है। वहीं पे जब ले करके आते हैं तो आरती अपना दरवाजा खोलती है और देखते हैं कि टूटी फूटी सी एक चारपाई होती है और वहां पे ना तो खाने का कोई प्रबंध होता है और ना ही कोई सुख सुविधा होती है, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक छोटा सा रूम होता है जो टूटा फूटा होता है और टूटी चारपाई होती है, और उसी पे सतपाल सिंह को बोलती है कि आप बैठिए। सतपाल सिंह बैठते हैं, लेकिन वो बैठने से पहले पूछते हैं कि आरती मुझे सारी सच्चाई बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या। तुम इतने अच्छे खानदान में तुम्हारी, मैंने सुनी थी कि तुम्हारी शादी हो गई थी और तुम बहुत अच्छे घर से थी, लेकिन तुम्हें ऐसा क्या हो गया और किस चीज की मजबूरी आ गई कि तुम आज चौराहे पे भीख मांग रही हो। आरती बोलती है कि मैं आपको क्या बताऊं। सतपाल सिंह बोलते हैं कि जब हमारा तलाक हुआ था तो मैंने तुम्हें 10 लाख की रकम मुआवजे के तौर पे दी थी, वो तुमने क्या किया और क्या हो गया वो सब पैसे। वो बोलती है कि मैं सारी बातें आपको बता रही हूँ, मेरा तो तलाक कभी देने का मन नहीं था और ना ही मैं कभी सोच भी रही थी कि हमारा और आपका तलाक हो जाएगा, लेकिन स्थिति ऐसी बनी और मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाली गई कि मैं आपसे दूर होने पे मजबूर हो गई। तभी सतपाल सिंह बोले कि आखिर ये मजबूरी क्या हुई और क्या बात हुई। वो तभी सारी बातें बताने लगी और बोली कि मेरे जो जीजा जी थे, वो जीजा जी जब हमारी शादी लगी आपके यहाँ
तो देखें कि आपके पास धन दौलत काफी ज्यादा है और आप इकलौते अपने घर के वारिस थे और धन जायदाद ज्यादा होने की वजह से उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं करके किसी भी तरह करके हमारी शादी आपके साथ कर दें। और हुआ भी ऐसा, मेरी शादी आपके साथ हो भी गई। लेकिन वो कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 साल तो हमारी शादी को किसी तरह चलने दिया। जो मेरे जीजा जी थे उन्हीं की बात मेरे घर वाले सभी लोग मानते थे, मेरे मम्मी पापा सभी उन्हीं की बात मानते थे। और उन्होंने बार बार मुझसे यही कहा कि अगर तुम वहां से शादी तोड़ देती हो तो तुम्हारी शादी एक ऐसे घर में करूंगा और मैं एक अच्छा सा लड़का तुम्हारे लिए देखा हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है, और वहां पे तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन मैंने कई बार मना भी किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और वो जैसे मेरे जीजा जी कहते थे, मेरी माँ और पापा भी सुनते थे लेकिन वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव डालने लगे और बोले कि तुम वहां से रिश्ता तोड़ लो और जो भी पैसा मिलेगा उससे हम तुम्हारा बहुत ही अच्छा शादी कर देंगे। और फिर मेरे दिमाग में यही सब बातें आ गई और मैं भी बहक गई उनकी बातों में, परेशान करने लगी आप लोगों को। और अंततः वो लोग मेरा तलाक करवा के ही माने। और जैसे ही मेरा तलाक हो गया, जो मुआवजे के तौर पे जो पैसा मिला था मुझे 10 लाख रुपए, वो जो मैं अपने बैंक में अपने खाते में डाली थी, वो सब कुछ जैसे ही मेरा तलाक हो गया उसके बाद मेरे जीजा जी ऐसा कहने लगे कि अगर तुम्हारी शादी तो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि तुम एक तलाकशुदा औरत हो और शादी करने के लिए अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे से हो जाती। अगर जो भी पैसा है अगर उसे निकाल के दो तो उससे तुम्हारे लिए एक प्लॉट और या फिर थोड़ी जमीन खरीद देते तो अच्छा होता, और उसी जमीन के लालच में आके कोई भी लड़का या फिर कोई भी परिवार तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और मैंने जो भी कुछ कमाए थे पहले के और जो आपने दिए थे वो सब मैंने पैसे धीरे धीरे करके निकाल के दे दिए। और जैसे ही निकाल के दिए उस पैसे से उन्होंने बहुत ही अय्याशी की और बहुत ही ऐशो आराम किया। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही मुझे ये सब पता था। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो बहुत ही बहाने करने लगे और जैसे तैसे करके वो सारे पैसे खर्च कर दिए और मुझे कुछ मिला भी नहीं। और कुछ ही दिनों के बाद मेरे भाई की शादी भी हो गई और जैसे ही उसकी पत्नी घर में आई और आने के बाद वो हमें देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक तलाकशुदा थी और वो भी यही बोलती थी कि तुम ऐसे नहीं की होती तो तुम यहाँ पे क्यों होती, और ऐसे ऐसे ताने देने लगी। और जब मैं अपने जीजा के पास गई और वहां पे मैंने बोला कि आपने तो मेरी बसी बसाई जिंदगी उजाड़ दी, वो बोला, तभी मेरे जीजा जी बोले कि मैंने क्या किया, जिंदगी तो तुमने खुद अपने हाथों से उजाड़ी, मैंने क्या किया। जब ऐसे बोले तो मेरा तो कलेजा फट गया और मैं सोचने लगी कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। और मैं बहुत ही रोई, लेकिन रोने से क्या फायदा। कुछ ही दिनों के बाद मेरे भाई और भाभी मिलके मुझे घर से बाहर कर दिए और बोले कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर मैंने सोच लिया कि मेरे आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था और इसी की वजह से मैंने एक दिन एक महिला से मिली जो भीख मांगती थी। और जैसे ही उससे मिली तो वो 3-4 महिलाएं एक साथ ग्रुप में रहती थी। जब उन लोगों से मुलाकात हुई तो उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे मेरे साथ आके मांग सकती हो भीख। और उसी दिन से मैं वहाँ पे उस चौराहे पे जाना शुरू कर दिया और उसी बगल में मैंने एक किराए का रूम भी ले लिया और मैं वहां पे रहने लगी। और डेली का काम मेरा होता था कि मैं सुबह से शाम तक भीख मांगती थी और शाम को जब अपने रूम पे आती थी तो अपना खाना पीना बनाती थी और खाती थी। मतलब मेरा यही रोज का काम हो गया था और यही मेरी जिंदगी है। और आगे मैं आपसे क्या बताऊं। जैसे ही ये सब बात आरती कहने लगी और कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जितना मैं पहले आपको चाहती थी शादी के बाद उतना अब भी चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे ये हाथों से मेरे घर में इन लोगों ने आग लगवा दिया और मेरा घर उजड़ गया। मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि मुझे इतनी समझदारी नहीं थी। जब आज ठोकर लगी तो मुझे पता चला कि मेरे पति और मेरे घर वालों में कोई कमी नहीं थी। जो भी कमी थी तो मेरे मायके वालों में, और मेरे मायके वालों ने ही मिलके मेरा घर तोड़ा। और जैसे ही सतपाल सिंह पीछे की तरफ चारपाई पे के पीछे देखते हैं तो एक फोटो थी और फोटो पे काफी धूल जमी हुई थी। वो जैसे ही फोटो को देखते हैं और फोटो के अंदर से ऐसे दिख रहा था कि कोई
व्यक्ति का चेहरा था। और जैसे ही उस फोटो को हाथ में लेते हैं और पोंछने के बाद उसे देखते हैं तो सतपाल सिंह और आरती साथ में दोनों होते हैं और वो शादी के बाद की फोटो होती है। लेकिन सतपाल सिंह इतना पूछते हैं कि हमारा तो तलाक हो चुका था, लेकिन तुमने ये फोटो भी तक रखे हैं अपने पास। आरती और भी रोने लगती है और बोलती है कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन भगवान ने यही सब लिखा था और यही हुआ मेरे साथ। तभी वो आरती बोली कि क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? सतपाल सिंह बोले कि नहीं, कानून के तौर पे तो हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा हर जगह से सब कुछ अलग अलग हो गया है, हमारा और तुम्हारा तलाक भी हो चुका है और हम एक नहीं हो सकते। लेकिन जो उसकी सासू माँ थी वो आरती को बहुत ही ज्यादा चाहती थी और वो तुरंत अपने सासू माँ के बारे में पूछने लगी और बोली कि मेरी सासू माँ कैसी हैं? सतपाल सिंह बताते हैं कि आपकी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन वो काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं और बार बार यही कहती हैं कि मेरी बहू को तुम नहीं लेके आओगे, मुझे लगता है मेरी बहू को नहीं लेके आओगे। लेकिन उन्हें कौन बताए कि तलाक हो जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है और बहू घर पे भी नहीं आती है। तो वो बार बार यही कहती हैं और मैं यही कहता हूँ कि ले आऊंगा, ऐसे बोल के उन्हें टाल देता हूँ। तभी आरती बोली कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी सतपाल सिंह बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं लेके जा सकता। तो आरती बोलती है कि बस एक बार मेरी सासू माँ से बात करा दीजिए और फिर मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, बस एक बार आप मेरी सासू माँ से बात करा दीजिए। तभी सतपाल सिंह अपनी माँ को फोन लगाते हैं और फोन लगाने के बाद इतना बोलते हैं कि माँ, आरती हमें मिल गई है और मैं उसी के पास हूँ। सतपाल सिंह की जब माँ इतनी बात सुनती हैं कि आरती मिल गई और मेरा बेटा उसी के पास है, तो तुरंत बोलती हैं कि बेटा मेरी बहू कहाँ है, उसको फोन दो। और जैसे ही वो फोन आरती को पकड़ाते हैं, आरती बात करती है और पूछती है कि आप ठीक हैं? वो बोलती हैं कि मैं तो बहुत ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? वो बोलती है कि माँ मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और तभी और रोने लगती है और बोलती है कि माँ मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तभी जो सासू माँ होती हैं आरती की, वो बोलती हैं कि सतपाल को फोन दो, मैं उससे बात करती हूँ। तभी सतपाल से बोलते हैं कि सतपाल तुम मेरी बहू को लेकर के आओ। सतपाल सिंह बोलते हैं कि नहीं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा और आरती का तलाक हो चुका है, तो मैं आरती को नहीं लेके आ सकता। तभी उनकी माँ बस यही बात बोलती हैं कि बेटा अगर सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, इसीलिए मेरी बहू ने जो भी गलतियां की वो अनजाने में की और किसी के बहकावे में आके की, तो बस मेरी बहू को अपने साथ लेकर के आओ। और इतनी बात सुनते ही सतपाल सिंह, और क्योंकि अपनी माँ की बात को नहीं टाल सकते थे, और वो तुरंत अपनी आरती को अपने गाड़ी में बिठाए। सतपाल सिंह अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर पे आते हैं सीधे, और जो उनकी माँ होती हैं सतपाल की माँ, वो आरती की थाल सजा के बैठी होती हैं। और जैसे ही बेटा बहू घर पे आते हैं वो तुरंत ही अपने बेटा और अपने बहू की आरती उतारते हैं। और जैसे ही वो लोग घर में आते हैं माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि शादी के 6 साल बाद बेटा और बहू को एक साथ देखती हैं और देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। और सतपाल और आरती एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छे से एक साथ मिल करके रहने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि अगर दोस्तों जिंदगी में अगर थोड़ी बहुत किसी से गलती हो जाए, पति हो या पत्नी हो, माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जो माफी वाला शब्द है इंसान की जिंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है। अगर एक माफी से किसी की जिंदगी बदल जाए तो दोस्तों माफ जरूर कर देना चाहिए। ऐसा आरती के साथ भी हुआ। अगर उस टाइम सतपाल नहीं माफ करते तो पता नहीं वो आरती किस दर बदर की ठोकर खा रही होती आज। लेकिन आज उसकी जिंदगी जो थी, जो उसकी दुनिया थी, आज एक माफी की वजह से संवर गई। और ऐसा ही चाहिए, क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो माफी होती है, और माफ जरूर कर देना चाहिए। गलती तो इंसान से ही होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।